हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था कराने वाली हूं। और इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वैसे गरीबी और बेरोज़गारी से रिगार्डिंग आपके यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि 2003 से लेकर के आपके 2023 के क्वेश्चनों को इसमें यूके पीएससी में पूछे गए क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलोरीज इनटेक स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हूम। निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये कैलोरी मापदंड जिसने प्रस्तुत किया था निर्धनता रेखा को मापने के लिए, उनका नाम है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो भाई, ये वैसे आपका भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए बीएम दांडेडकर तथा नीलकंठ रथ का प्रतिपादन 1971 में आया, जब इन दोनों विशेषज्ञों ने स्वतंत्र रूप से प्राप्त कैलोरी स्तर को गरीबी के स्तर के अनुमान के साथ जोड़ने की बात करी थी। दांडेडकर तथा रथ के निष्कर्ष से सरकार ने 1971 में वाई के अलग की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया, लेकिन वो प्रभावी तथा आधिकारिक प्रयास पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा 1977 में न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावपूर्ण मांग के अनुमान के लिए एक कार्यदल गठित करके दिया गया, जिसने ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2435 कैलोरी लगभग 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2095 कैलोरी लगभग 2100 की संतुति की थी। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वॉज द फर्स्ट एवर रूरल प्रॉपर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम्स लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ग्रामीणी भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम या कार्यक्रम, तो ये अगस्त 1983 में शुरू होता है। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये सितंबर 2005 में शुरू होता है। जवाहर रोजगार योजना, ये अप्रैल 1989 में शुरुआत होती है। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये आपका 1978 में बना और 1980 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि सबसे पहले शुरू किया गया, सबसे पहले वाला जो 1978 में बनता है और 1980 में लागू होता है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट आता है, रीड द फॉलोइंग एसेशंस 1 और 2 यहाँ पे गिवन है। पार्लियामेंट हैज़ पास द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। सेकेंड एसेशंस है इसमें, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फूड टू एवरी नीडी। तो निम्नलिखित पर विचार करना है और विचार करके वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 यहाँ पे दिए गए हैं। वक्तव्य 1 कहता है कि संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया। तो यहाँ पर आपका ये सही है। और वक्तव्य 2 है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया है कि प्रत्येक जरूरतमंद को भोजन मुहैया कराना राज्य का दायित्व होगा। तो ये भी आपका क्या है, सही। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2 क्या है, ट्रू, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फॉर हाउ मैनी डेज इन अ ईयर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वर्ष में कितने दिन के लिए, 2005 वर्ष में 5 वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी के विधिक अधिकार का उपबंध करता है? तो ये आपका उस समय 2006 के अकॉर्डिंग आपका 100 डेज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एस्टिमेट्स द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार और बेरोजगारी का आकलन करती है? सो कौन सी करती है यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपका
2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है और अभी इसका नाम जो है NSSO हो गया है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1950 में हुई। ये भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन होता था। और जो अभी करंट में अभी मैंने कहा कि NSSO हो गया तो CSO एवं NSSO का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ऑन द बेसिस ऑफ तेंदुलकर methodology the poverty rate of India for the year 2011 and 12। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी की दर क्या थी। तो ये समिति ने जो है, वैसे तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में होता है और 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में गरीबी रेखा को शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 800 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निर्धारित की। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी 21.92%। UKPSC लोअर PCS प्री 2021 में पूछा गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था। सो ये प्रोग्राम आपका जो है 2 अक्टूबर 1980 से हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी। और देश के सभी सामुदायिक विकास खंडों में चलाया गया था 1 अप्रैल 1919 से। इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया। 1 अप्रैल 1999 से इसे कहाँ मिला दिया, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ये निर्धनता की अवधारणा प्रोफेसर रागनर नरकसे जो थे उन्होंने प्रतिपादित किया था। और ये जो कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा कहती है कि एक अल्प विकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसा होता है और ये दुष्चक्र अनेक शक्तियों का एक ऐसा घेरा होता है जो एक दूसरे के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं कि एक निर्धन देश सदैव निर्धन बना रहता है और एक देश की गरीबी उसकी गरीबी का कारण है। अर्थात एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है प्रोफेसर नरकसे के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मैंने नाम क्या बताया इनका, प्रोफेसर रागनर नरकसे, ठीक है ना। और जो प्रोफेसर नरकसे हैं ये कहते हैं निर्धनता के दुष्चक्र के विभिन्न कारकों में सबसे प्रमुख कारक माना है इन्होंने पूंजी का अभाव, क्योंकि पूंजी के अभाव से निवेश कम होगा और निवेश कम होता है जिससे उत्पादन, रोजगार और आय तीनों पर क्या पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं इसका पूर्ति पक्ष यानी कि निर्धनता की बात करते हैं तो निर्धनता निम्न आय स्तर, निम्न बचत, अल्प निवेश और अल्प आय, और उससे क्या आएगी, निर्धनता आएगी। निर्धनता में क्या होता है, अगर निम्न आय स्तर है तो बचत भी निम्न होगी, अल्प निवेश होगा, अल्प आय होगी, तो ये सारी चीज़ों से क्या बनती है, निर्धनता। अगला क्वेश्चन, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, स्वरोजगारी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसको बोला जाता है। निर्धन ग्रामीण युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त आपका 1979 में हुई। तो ग्रामीण विकास से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत गांव के 18 से 35 आयु वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार हैं उनके युवाओं को निजी काम धंधों की शुरुआत के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें भारत की गरीबी रेखा से नीचे के 50% परिवारों को शामिल किया गया था। इससे 50% में महिलाएं भी शामिल थीं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका लगभग 26% यहाँ पे रहा है। 2003 आपका उस समय पूछा गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का 27.09 और शहरी क्षेत्र 23.62 अंश था। भारत में राज्यों में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता प्रतिशत बिहार है, उसके बाद झारखंड है। और जो सुरेश तेंदुलकर समिति है उसके अकॉर्डिंग भारत में 2009-10 में BPL जनसंख्या 29.6 थी और 2011-12 में 21.9 हो गई है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है?
भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रही वो रोजगार सृजन की, असमान आय वितरण की, बैंकों में बढ़ते हुए एनपीआई की चुनौती रही है। तो इसमें अगर बात करते हैं ऑप्शन सी, बेहतर तथा अधिक संतुलित विकास करना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। भारत में अधिकांशतः कौन सी बेरोजगारी को अगर दो प्रकार की, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी को भी अलग अलग भाग, जैसे संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगारात्मक, प्रच्छन्न, शिक्षित बेरोजगारी, घर्षणात्मक, मौसमी, शहरी, ग्रामीण। तो यहाँ पे संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, दीर्घकालीन होती है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है, संरचनात्मक प्रकार है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्ट्रक्चरल। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ये आप लोगों का है केरला में। कहाँ पर है, केरला। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग की 1999 और 2000 की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत किस प्रांत में पाया गया था। तो ये था आप लोगों का उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा में पाया गया था। पुनः फिर बिहार में रही थी और मध्य प्रदेश में रही, फिर यूपी में। लेकिन वर्तमान वाला देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, उसके बाद झारखंड है, फिर मेघालय का स्थान आता है। तो ये आप सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, वर्तमान भी और पहला भी। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर आर्थिक नियोजन से रिगार्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। निम्न में से कौन भारत में राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य नहीं है। तो एक उद्देश्य कौन सा नहीं है अगर आपसे पूछता है। राजकोषीय नीति क्या है, मतलब इसका मतलब होता है आर्थिक स्थितियों, मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए शाही निकाय के खर्च और कराधान से इसमें रोजगार, मुद्रास्फीति, वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग और आर्थिक विकास शामिल होते हैं। राजकोषीय नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, आय का न्यायोचित वितरण, आर्थिक विकास, भुगतान संतुलन स्तर को बनाए रखना होता है। तो ये आपका रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट जो ट्रेड्स होता है, यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, इसका क्या होता है यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। फॉर विच 5 ईयर प्लान सेल्फ रिलायंस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद देश के विकास, मानव कल्याण के लिए भारत सरकार ने सुनियोजित तरीके से पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1951 से मतलब इसके अंतर्गत जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन भी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर देना था। योजना सफल भी रही थी और ये मॉडल जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित है। किस पर था ये मॉडल, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। इसे शुरू किया गया था 1951 में। कब किया गया था, 1951 में इसको शुरू किया गया था। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो मुख्य ध्यान था वो प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। टीपीपी भी बोला जाता है इसे, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को टीपीपी भी बोलते हैं। भारत सरकार के द्वारा इसे 1975 में शुरू किया गया था, ऑप्शन सी। और कार्यक्रम को पहली बार 1982 में और फिर 1986 में संशोधित भी हुआ, 1982 में और 1986 में इसे क्या किया, अमेंडमेंट भी हुआ है इसमें। पंचायत राज इन रूरल डेवलपमेंट सिस्टम इज रिलेटेड टू। ग्रामीण विकास प्रणाली के अंतर्गत पंचायती राज संबंधित है। ये किससे रिलेटेड है अगर आपसे पूछता है, ऑप्शन हो जाएगा
डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग यानी कि विकेंद्रीकरण नियोजन से रिगार्डिंग है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण जो नियोजन है उसको बढ़ावा देना। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन और विकास हस्तक्षेप की योजनाएं और उनका कार्यान्वयन के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट वॉज गिवन बाय, प्राकृतिक विकास की जो दर है इसकी अवधारणा दी गई थी किसने? तो इसकी जो अवधारणा दी थी वो हेरोड के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसने प्राकृतिक विकास दर के अलावा वारंटेड ग्रोथ और वास्तविक ग्रोथ की भी अवधारणा जो है कॉन्सेप्ट दिया था। इन विच 5 ईयर प्लान द कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज वॉज कंसीव्ड, किस पंचवर्षीय योजना में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग का विचार जो है वो दिया गया था? ये दिया गया था आप लोगों का 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे, ठीक है ना। शहरी विकास के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में से पहचाना जाता है। अगला आता है विच वन ऑफ दी इज नॉट अमंग दी 7 priorities named as सप्तऋषिज इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2023-24। तो सप्तऋषि का नाम दिया गया, उसमें कौन नहीं है? सप्तऋषि में समावेशी विकास था, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश था, संभावनाओं को उन्मुक्त करना था, हरित विकास था, युवा शक्ति था और वित्तीय क्षेत्र। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या नहीं देखा आपने? मैंने महिला सशक्तिकरण नहीं बोला था। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोन एज बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट? निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट के नाम से जाना जाता है? वैसे हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया। फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल की यहाँ पर बात की गई है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 112 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी मुद्रा इज रिलेटेड टू। सो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनरीज एजेंसीज यानी कि मुद्रा की अगर बात करते हैं ये रिलेटेड है। ये आपकी रिलेटेड होती हैं नॉन फार्म स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइज यानी कि गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उपकरण से। ये एजेंसी विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, ट्रेडिंग और सेवा यानी कि सर्विस जो आपकी गतिविधियां होती है उसमें लगे सूक्ष्म या लघु व्यवसाय संस्थाओं को ऋण देने के, व्यवसाय में लगे वित्तीय संस्थाओं को समर्थन देकर सभी सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र को डेवलप करने और पुनर्वित्त पोषित करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और इसे प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका जो उद्देश्य रहा है वो है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना एवं आयतों को कम करना, साथ ही भारत में उत्पादों के विकास, निर्माण और संयोजन के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना तथा विनिर्माण में समर्पित निवेश डेडिकेटेड आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसको प्रोत्साहित करना होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है प्राइजेस ऑफ टोटल कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर इज नोन एज। किसी देश के अंदर एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहा जाता है? इसको कहा जाता है घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? जीडीपी। क्या कहा जाता है? घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि द कंट्रोल स्टेज ऑफ बजटिंग, बजट बनाने के नियंत्रण चरण में सेल्स आर कंपेयर्ड विद बजट, बिक्री की बजट के साथ तुलना होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अपनी लेखा प्रणाली से उपलब्ध आवश्यक जानकारी प्राप्त करके अपनी बजट स्थिति को समझना होता है। साथ ही उन बकाया लेन देन की भी जानकारी होनी चाहिए जिन्हें समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये किसको मतलब सुरक्षा प्रदान करती है?
आम आदमी बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 2 अक्टूबर 2007 को निर्दिष्ट समूहों से संबंधित व्यक्तियों को एक समूह बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन भूमिहीन श्रमिकों को जो गरीबी रेखा से नीचे है। सो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है, मैचिंग करना है टेबल 1 को टेबल 2 से। सो आपको यहाँ पर पंचवर्षीय योजना उनकी शुरुआत। सो सबसे पहले तो चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 टू 74 के बीच में रही, यानी कि थर्ड। ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया। अब इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। सीधे सीधे यहाँ पर अभी भी चलना। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक के बीच में रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा बी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में रही थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें बहुत से भारी उद्योग इस्टेब्लिश किए गए थे, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। ये आप याद रखना कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इनको इस्टेब्लिश किया गया था, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ईयर वॉज द अटल न्यू इंडिया चैलेंज एनिक स्टार्टेड। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? सो इसे जो है 2018-19 में इसे प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और नीति आयोग ने 26 अप्रैल 2018 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च करने की घोषणा करी थी। अटल न्यू इंडिया जो चैलेंज है वो अटल इनोवेशन मिशन की एक पहल, जिसका उद्देश्य अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों में उन्नत टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकियों के आधार पर उत्पाद और समाधान तैयार करने के लिए नव प्रवर्तकों का समर्थन करना रहा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज लॉन्च इन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो ये शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत होती है 2007 और 8 के बीच में, ऑप्शन ए। उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आई स्थिरता और बढ़ती जनसंख्या की खाद्य उपभोग को ध्यान में रखते हुए सुस्थिर आधार पर गेहूं, चावल, दलहन की उत्पादकता में उनमें वृद्धि कर लाना था, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को क्या किया जा सके, सुनिश्चित। बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 16-17 की अगर बात करते हैं, सो यहाँ पर आप जल्दी से बताइएगा कितना यहाँ पर है। ऐसे ही आप बताएंगे, सरकार को प्राप्त कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में जो अंतर है उसे भी क्या बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो बजट आपको बताना, और साथ में आपको ये भी बताना है बजट 2025-26 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? बताइए। सो यहाँ पर देखिएगा, इसका आपका जो सही आंसर होगा ना, वित्तीय घाटा की अगर बात करते हैं 33, ऑप्शन सी हो जाएगा 3.5 था। और सरकार को प्राप्त कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या बोला जाता है? आपका वित्तीय घाटा कहते हैं। तो और 2023-24 के बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा जो रहा है वो 5.9 था, राजकोषीय घाटा 5.9, राजस्व घाटा 2.9 और प्राथमिक घाटा 2.3 अनुमानित था, है ना। और 2025-26 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5 रहने का लक्ष्य रखा गया है, और 2024-25 में 1.9 के संशोधित अनुमान से कम है। 2000 है ना, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का 34, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? सो इसकी जो बजट राशि है वो है आपका 8,000 करोड़। कितना है? 8,000 करोड़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी? हाँ, तो बताओ।
किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में सर्वाधिक थी? अब मैं आपको करंट से रिलेटेड बता रही हूँ। सो यहाँ पर अगर बात करती हूँ मैं 35 की, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का। और 2019-20 के आंकड़ों पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की रही थी, और ये मैंने उस समय का बताया। 2024-25 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है ना। और 24 में भारत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम सबसे आगे रहा है। ऊपर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आप वो ज़रूर देखें, तो सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द बिलीफ दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल परकोलेट डाउन टू ऑल सेक्टर इज नोन एज। यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है। सो इसको जाना जाता है ट्रिकल डाउन। क्या कहते हैं? ट्रिकल डाउन या टपकन सिद्धांत। किसी देश में राष्ट्रीय आय के उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचने का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के अनुसार अमीर वर्ग को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने में अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और इसका फायदा सबको होगा, जिसमें गरीब भी शामिल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? सो कौन सी अवधि है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की रही है? 1951 से 56 और हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी। भारत के किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? सो ये होती है आपकी घरेलू क्षेत्र से हो जाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में काम करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधाएं देना, सब कुछ है। ऑप्शन डी। और संविधान में 112 में वित्तीय विवरण के बारे में प्रबंधन भी या प्रावधान किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया था। तो ये जो रास्ता है वो तैयार किया था आपका आर्थिक योजना के संगठन का। नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय के तत्वाधान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ और इस कार्यक्रम के अधीन विकास खंड को इकाई मानकर ब्लॉक में विकास के लिए सरकारी कर्मचारियों के साथ सामान्य जनता को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास, लेकिन जनता को अधिकार न दिए जाने के कारण ये कार्यक्रम अधिकारियों तक ही क्या रह गया था? सीमित रह गया था। और तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? सो ये 2006 का है, तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र, और वर्तमान में भी सेवा क्षेत्र ही आता है। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? सो आपको बताया था 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। सो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है? तो यहाँ पर आ जाता है आपका ब्याज का भुगतान। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर, किस दिन भारत सरकार द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना लागू की गई थी? 1993 में की गई थी, यानी कि आपका 23 दिसंबर 1993। ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान में इस मद के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो कौन सा है जो नहीं किया जाता है? राजस्व विधेयक को। किसको नहीं करते हैं? राजस्व विधेयक को। ऑप्शन आपका बी। बजट के एक भाग के रूप में से संसद में पेश नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी वह कौन सी है? RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
16 अगस्त 2007 को 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में 4% की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के रूप में सहायता प्रदान किया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? 2 अक्टूबर 1951 को इसको गठित किया गया। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 जिस मंत्रालय की योजना है वह कौन सा है? इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2007 को असंगठित क्षेत्रों में BPL यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवार 5 सदस्य परिवार को परिवार उत्प्लावक आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित धनराशि स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना था। ये श्रम मंत्रालय के अधीन चलाई जा रही थी। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा IBRD की स्थापना ब्रिटेन वुड्स के 1944 के समझौते के तहत हुई और ये संस्था सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन, सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति के लिए गठित की गई थी। ऑप्शन ए, ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया है? तो ये किया था आपका प्रोफेसर कीन्स ने। किसने किया था? प्रोफेसर कीन्स ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? कौन है एक राजकोषीय नीति का भाग? यहाँ पर आता है हमारी कर नीति। कौन सी है? कर नीति। उत्पाद नीति, विदेश नीति का राजकोषीय नीति से कोई संबंध नहीं है। ब्याज दर की नीति का संबंध रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया था? नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब से लागू किया गया? अगर आपसे पूछता है 1 अप्रैल 1951 से किया गया था और वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखो भाई, रुको एक सेकंड, यहाँ पर ना सुनो, हाँ ऑप्शन तो ए। भारत में नियोजन विकास मॉडल की शुरुआत करा तो 1 अप्रैल 1951 को, क्योंकि इसी दिन पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। इसके लिए योजना आयोग भी स्थापित हुआ था 15 मार्च 1950 में। यह गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के। अगला है, इफ़ प्राइमरी डिफिक्ट इज 0 देन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग विल बी। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। अगर प्राथमिक घाटा शून्य, यह बजट घाटे का एक प्रकार होता है जिसे राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे के मध्य अंतर अतीत में सृजित सार्वजनिक ऋण पर ब्याज के भुगतान के महत्व को दर्शाता है। तो प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यदि घाटा शून्य है प्राथमिक, तब उधार की राशि ब्याज भुगतान के ठीक क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ 11th 5-year प्लेस इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? इसमें क्या शामिल है? देखिए, गरीबी को घटाना, रोजगार के अवसर का विस्तार, लैंगिक असमानता को कम करना, लेकिन पूंजी बाजार को मजबूत करना ये शामिल नहीं था। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही होगा। और इसका अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार करना था, जिसमें विकास की गति तीव्र समावेशी हो सकी, है ना। और गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बच्चों, बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसर का विस्तार, लैंगिक असमानता को कम करना, पर्यावरण सहित बहुत सारे लक्ष्यों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगर मैं कथन की बात करती हूँ कि कौन सा कथन सही है, तो देखो भाई, NNP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा?
NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट वे। तो ये आपका सही है, क्या है सही, यानी कि ए वाला सही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ NNP इक्वल टू GNP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के डेप्रिशिएशन या NNP, तो ये आपका किसमें है, हिंदी में। NNP इक्वल टू GNP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस की घिसावट वे। ये दोनों के दोनों क्या है आपके सही हैं। नेट कॉन्सेप्ट निवल धारणा, जब हम सकल मूल्य में से चाहे वो बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर हो ह्रास घटा दें तो निवल धारणा प्राप्त हो जाती है, यानी कि नेट कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आता है। तो यहाँ पर आपका वो भी सही है, मूल्य ह्रास या पूंजी का उपभोग सकल उत्पाद में शामिल होता है परंतु शुद्ध राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर आपका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान, निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। सो रोलिंग प्लान कहा जाता है छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। अनवरत योजना, मतलब अनवरत योजना की शुरुआत सबसे पहले मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार द्वारा की और परंतु 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा के जन्मदाता गुन्नार मेंडर को माना जाता है। इस योजना की शुरुआत तो वार्षिक योजनाओं के माध्यम से होती है, लेकिन आगे चलकर वार्षिक योजनाओं को दीर्घावधि योजनाओं का भाग बना दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉश लॉन्च इन इंक्रीज द प्रोटेक्शन ऑफ विच कॉमोडिटी या कॉमोडिटीज़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस या किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा या बढ़ाने के लिए की गई थी। सो यहाँ पर गेहूँ, चावल और दालें, इन सभी के लिए, यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई है। सो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में 1999 से 2000 के बीच में शुरू हुई, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है। सो भारत में राष्ट्रीय आय की गणनाओं की समस्याओं में से क्या है, गैर मौद्रिक उपभोग, यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन एस्टिमेट तैयार किए जाते हैं। तो ये तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद NNP एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP है। सो यहाँ पर GNP इक्वल टू GDP प्लस x माइनस के m। x देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, m विदेशियों के द्वारा देश में अर्जित आय, तो ये आपका निकल के आता है और GNP इक्वल टू GDP होगा, है ना। x इक्वल टू m है तो वो GNP इक्वल टू GDP, यानी कि आपका राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापक, ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 63, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव क्या है। सो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव रहा है तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि, मैंने बताया था ऑप्शन डी। समेकित बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। सो ये आपका शुरू हुआ था 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। 1975 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसकी जो है शुरुआत आंगनबाड़ी भवन, CDPO कार्यालय और गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता था। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। सो भाई योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। अब इसके बाद है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, मोदी जी। भारत निर्माण योजना का संबंध है अवस्थापना विकास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से है, ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। सो भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सबसे पहले अपनाया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किसमें अपनाया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि और उद्योगों दोनों को ही प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छठी पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य था वो निर्धनता एवं बेरोजगारी के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपनाए गए थे। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल इनिशिएटिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी कि भारत में पूंजी गहन उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। सो भाई वो आता है हमारा ऑटोमोबाइल विनिर्माण है, तेल उत्पादन, रिफाइनिंग, लोहा और इस्पात उद्योग, कम्युनिकेशन यानी कि दूरसंचार। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स, कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का भाग नहीं है? देखो यहाँ पर 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्र जैसे रक्षा को खोलना, व्यवसाय करने में सरलता, विनियोगकर्ताओं को सरलता से छोड़ने की सुविधा, तो ये नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है? गलत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका गलत है। इन विच ईयर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन वॉज लॉन्च, स्मार्ट सिटीज़ मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इनको प्रारंभ किया गया था 2015 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। उद्देश्य क्या रहा है इसको शुरू करने का? शहरों को उन शहरों को बढ़ावा देना जो मूल बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण तथा स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करते हैं। अगला आता है, द ग्रीन हाईवेज पॉलिसी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। सो ये भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी, है ना। तो यहाँ मतलब इसका जो उद्देश्य है इस प्रमुख परियोजना का, वह जो राजमार्ग हैं देश के, उसमें हरियाली को बढ़ावा देना, सतत विकास के मार्ग को क्या करना है? प्रशस्त करना रहा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है? तो यहाँ पर आता है भारतीय रेल तकनीकी एवं आर्थिक सेवा लिमिटेड, राइट्स इसको बोला जाता है, ये नहीं आता है। जबकि भारतीय रेल तकनीकी और आर्थिक सेवा, एक सेकेंड देखो यहाँ पर आएगा भारतीय पोत परिवहन निगम, ये नहीं आता है। बाकी भारतीय रेल तकनीकी आर्थिक सेवा जो राइट्स है, भारतीय रेल निर्माण इरकॉन है, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL है, ये सब इसके नियंत्रण में आते हैं। सो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी कि चालू खाता, इसके दो भाग होते हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, भुगतान संतुलन, इसके दो भाग होते हैं, एक पूंजी खाता, एक चालू खाता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चालू खाते में। भारत सरकार ने 1994 में चालू खाते में रुपये को परिवर्तनीय बनाया है। नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ MSME वॉज डन? सो ये था आपका 2020, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु रेगुलेट्स द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार से को कौन विनियमित करता है? तो कौन करेगा? ये करता है आपका कौन? ऑप्शन बी हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट, राज्यों के द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन, है ना। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। जबकि APMC कृषि उत्पादों के बाजार का निरंतर देखरेख करती है। हालांकि तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए था, है ना, क्योंकि यही करती है।
तो फिर आयोग ने इसका आंसर माना है ए, बट मेरे अकॉर्डिंग तो फिर आंसर होने चाहिए था बी। तो बाकी आप यहाँ पर मैंने बताया कि आयोग ने वैसे इसका आंसर ए माना है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं होता है? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी के विनिवेश को शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। किसके निर्यात से भारत के निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो यहाँ पर आपका जो योगदान होता है वो होता है ऑप्शन डी, कपड़ा एवं सिले सिलाए वस्त्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारत सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वैट इज रिलेटेड टू वैल्यू एडिड टैक्स, ये रिलेटेड है 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर जो है इसके स्थान पर लागू हो चुका है, ऑप्शन हो जाएगा बी, बिजनेस टैक्स सिस्टम, है ना। तो व्यापार कर प्रणाली से रिलेटेड था। ऑप्शन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट लायबल टू बी अटैच्ड एंड सोल्ड इन एग्जीक्यूशंस ऑफ डिक्री। तो निम्न में से कौन सी संपत्ति कुर्की एवं बिक्री के योग्य नहीं होती है? तो इसके लिए आता है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 के परंतुक में उन संपत्तियों का उल्लेख है जिनकी कुर्की या बिक्री नहीं होती है, जिसमें धारा 60 के परंतुक डी के अकॉर्डिंग लेखा बहियों की कुर्की एवं बिक्री जो है वो नहीं होती है। सो ऑप्शन बुक्स एंड अकाउंट्स हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट्स इन द कैपिटल मार्केट। तो कौन सी संस्था पूंजी बाजार में कार्य करती है या फिर उसे ऑपरेट करती है? इन्वेस्टमेंट बैंक करता है, निवेश बैंक यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में केंद्र सरकार के द्वारा नहीं आरोपित होता है? तो वो होता है मनोरंजन पर। किस पर होता है? एंटरटेनमेंट पर, क्योंकि एक व्यवसाय कर है, इसे राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 246 में सूचीबद्ध भी है। इसी प्रकार सेवा कर, निगम कर, आयकर केंद्र सरकार द्वारा उगाए जाते हैं। 101वें संविधान संशोधन से इसे जीएसटी के अंतर्गत कर दिया गया है। व्हेन द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज एंड द टैक्स बेस इंक्रीजेज देन दीज टैक्सेस आर कॉल्ड। कर आधार में वृद्धि के साथ जब कर की दर घट जाती है तब ये कर कहलाते हैं। तो इसे प्रतिगामी कर कहा जाता है, यानी कि रिग्रेसिव टैक्स इनको कहा जाता है। प्रतिगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर प्रतिशत में क्या होती है? कमी आने लगती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू हुआ है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंध में मौलिक बदलाव लाना, यह एक राष्ट्र एक कर नीति पर आधारित है। सो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी। नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। भारत में राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर निम्न में से किस तिथि को लागू हुआ है? सो आर्टिकल 279 ए क्लॉज 1 के तहत जीएसटी परिषद को गठित करने की बात हुई थी, जिसका अध्यक्ष वित्त मंत्री रहता है, और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1949। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज ब्रॉट इनटू ऑपरेशंस थ्रू आउट इंडिया बाय। माल एवं सेवा कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। सो ये आपका 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ऑप्शन हो जाएगा बी। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ये संशोधन बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र अर्जित करने तथा कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को अंतरित करने से रिलेटेड प्रोटोकॉल को इफेक्ट बनाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 88 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू आरबीआई। निम्न में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है?
तो यहाँ पर आपका आता है जनता को ऋण देना, तो जनता को ऋण ये नहीं देता है, ऑप्शन आपका बी, सॉरी सी, ऑप्शन सी। इफ़ द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन एंड द सेम पर्सन देन इट इज़ नोन एज, यदि कर का कराधान एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे कहते हैं सो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। किसे कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। हु मैनेज द प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, भारत में वर्तमान मौद्रिक मॉनेटरी प्रणाली सिस्टम का प्रबंधन कौन करता है? तो ये करता है हमारा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति समिति का मौद्रिक नीति तैयार करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति विभाग के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ फेडरल फाइनेंस ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? सो कौन सी नहीं है? यहाँ पर आता है कौन सा आएगा? तो ये आता है आपका ऑप्शन डी आएगा, वित्तीय आयोग या का बढ़ता हुआ महत्व, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। वित्तीय आयोग भारत के राजकोषीय संघवाद और विकास पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वित्तीय आयोग ने संघ और राज्य सरकार की राजकोषीय स्वायत्ता, समानता, दक्षता बढ़ाने के साथ साथ देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने में भी योगदान दिया है, इसलिए जो है यहाँ पर ये समस्या नहीं है। नेक्स्ट है विच कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलैया समिति, कौन सी है? चलैया समिति। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ इम्प्लीमेंटेड वैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2005, तो ये हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है, आप इसकी जगह जीएसटी ले चुका है, ऑप्शन बी था उत्तराखंड। अगला आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन असाइंड 7.5% वेट बाय द 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फॉर टैक्स शेयरिंग विद द स्टेट, भारत के 14वें वित्तीय आयोग द्वारा निम्न में से किस मानक को राज्यों के साथ बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारित किया? तो ये किया था आपका वन आच्छादन, फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर? वन आच्छादन। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही आंसर होगा। अगला आता है अब यहाँ पर जैसे 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी, 15वें के NK सिंह, 16वें के अरविंद पनगड़िया और है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 95 द गोल्डन रूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज दैट द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बोरो ओवर द साइकिल और टू फाइनेंस, राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है कि सरकारें ऊपरी चक्रीय उधार प्रत्याशा करें वित्तीयन हेतु। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा आपका? इन्वेस्टमेंट, जहाँ बजट को चलाने के लिए उच्च उधार का सहारा लेना पड़ता है और आर्थिक चक्र के समय सरकार को निवेश करने के लिए ऋण चाहिए, इन्वेस्टमेंट। कॉरपोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, निगम कर लगाया जाता है। सो जल्दी से कमेंट कीजिए कि जो कॉरपोरेशन टैक्स है यानी कि आपका निगम कर है वो कौन लगाता है? सो ये एक प्रत्यक्ष कर होता है जो कि आपका यहाँ पे लगाया जाता है, किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? सो यहाँ पर आपका अप्रत्यक्ष टैक्स बताया था वैल्यू एडिड। द वैल्यू एडिड टैक्स अडॉप्टेड बाय मैनी स्टेट्स रिप्लेस, कई राज्यों द्वारा अपनाए गए मूल्य संवर्धित करने प्रतिस्थापित किया सेल टैक्स को। किसको किया था? सेल टैक्स को किया था। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? और अब एक नया हमारा टैक्सेस की जगह जीएसटी, और ये भी आपका क्या है? एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है?
तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज़, मौद्रिक नीति हमारी आती है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो ये आते हैं हमारे राज्य के। किस में आते हैं? राज्य के। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? सो कौन सा यहाँ पर आपका 2011 का क्वेश्चन है। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ICICI बैंक हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 102। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है। तो इनके कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष होता है। ऑप्शन सी BBB यहाँ पे सही होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और पहले जो गवर्नर रहे हैं वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन जो है वो किया गया था? सो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। ये देश में कृषि और विकास के लिए जो है वित्त उपलब्ध कराने वाली ग्रामीण एक शीर्ष संस्था मानी जाती है। और 1 अप्रैल 1995 से नाबार्ड के तहत ही एक नई ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हेन वाज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश? तो बताया था 12 जुलाई 1982। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC इस्टेब्लिश किस वर्ष हुई थी? यानी कि LIC को कब स्थापित किया गया था? 9 जनवरी 1956। ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वैट लगता है। सो वैल्यू एडिड टैक्स जो है ये उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। और वैट एक अप्रत्यक्ष है जिसे 1918 में जर्मन उद्योगपति डॉक्टर विल्हेम वॉन सीमेंस ने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी। नरसिम्हन समिति संबंधित है। नरसिम्हन समिति जो है वो बैंकों के सुधार के लिए बनाई। 1951 में गठन, 1991 और 1991 में गठित किया गया था। तो यहाँ पर आपका आता है बैंकिंग सुधार। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? सो नाबार्ड की अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ऑप्शन सी मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो 12वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं। आर्टिकल 280 में प्रावधान वित्तीय आयोग का। और वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है तो ये थे आपके ऑप्शन ए सी रंगराजन। कौन थे? सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं। सो वो आपके मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग आते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सो बैंकों में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी। अप्रैल 2017 में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मजबूती प्रदान के लिए 5 एसोसिएट बैंकों का भारतीय महिला बैंक का एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक का विलय इसमें हुआ था SBI में। 2019 में केंद्र सरकार ने 10 बड़े बैंकों का 4 बैंकों में विलय किया और इस निर्णय के बाद देश में 12 बड़े बैंक हैं। अगला है भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है या वाणिज्यिक बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान ले चुका है वैट। तो 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर का, तो यहाँ पर फिर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, निम्नलिखित का स्थान लेगा।
तो ये सभी का लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका देखो, करेंसी का नियमन करता है, साख का नियमन, देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली, खुले बाजार तंत्र का परिचालन भी ये करता है, जबकि विदेशी व्यापार का विनिमय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का काम है, इसका नहीं आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर अबॉलिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स? मूल्य संवर्धित टैक्स यानी कि वैल्यू एडिड। ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली आपको देखने को मिलती है? सो अधोगामी या अवक्रमिक है ना, इसमें प्रगतिशील और अनुपातिक कर प्रणाली का मिक्सचर होता है, तो यानी कि आपका डिग्रेसिव यहाँ पर हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द राइजेज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर? एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में जो है वो मुद्रा का कमज़ोर होना। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी भी मुद्रा का मूल्य निरपेक्ष नहीं होता है, वो हमेशा दूसरी मुद्रा के सापेक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखो, जब मांग और आपूर्ति में संतुलन पैदा होता है तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरा, कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो मुद्रास्फीति आपको ध्यान रखना है। दूसरा, भारत में मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर की जाती है, थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति के कारण उधार लेने वालों को लाभ मिलता है, जबकि ऋणदाता को हानि होती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है उधार लेने वाले को, मैंने क्या बोला है कि जबकि जो उधार लेने वाला होता है उसे लाभ होता है ना, और आपको बताना है कि कौन सा सही है, बस यहीं पर आपका क्या हो जाता है, ये सही होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, टोबिन टैक्स इज लेवल्ड ऑन? टोबिन टैक्स लगाया जाता है तो ये विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगता है। विदेशी विनिमय दर में तीव्र उतार चढ़ाव पर अंकुश लगाने के लिए मुद्रा को किसी दूसरी मुद्रा में बदलते समय एक अल्प दर से करारोपण की सिफारिश होती है, जिसे टोबिन टैक्स कहते हैं। इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति नहीं बल्कि विदेशी विनिमय में अवैध व्यापार को तथा पूंजी के अंतर प्रवाह को हतोत्साहित करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो उस समय जो थे वो उर्जित पटेल थे। अब आप मुझे बताइए 2025 में कौन है? कमेंट कीजिएगा 120 का। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो भाई आप सभी जानते हैं, नाबार्ड है। ऑप्शन बी। 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये तो कई बार पूछा जाता है। तो इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। हालांकि 1 रुपये का नोट पर जो निर्गमन है वो बंद हो गया। सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा निर्गमित होते हैं, जो चलन में रिजर्व बैंक द्वारा डाले जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? सो यहाँ पर जो सेल टैक्स होता है वो नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर वे जिनकी मौद्रिक बोझ को दूसरों पर विवर्तित नहीं किया जाता है, जिनके संबंध में कर से उत्पन्न कराघात और करापात उसी व्यक्ति पर पड़े जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है, और जिन करों के बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें परोक्ष कर कहते हैं। आयकर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क कर, ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष में हुआ था? इसका गठन हुआ था जब फरवरी 1981 में बजट में वित्त मंत्री घोषणा करते हैं, उसके बाद 1982 में इसको गठित किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध रहा है बैंक क्षेत्र के सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो यहाँ पर आपका 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया था, नया पैसा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिकॉर्ड ऑफ, भुगतान संतुलन रिकॉर्ड होता है।
सो भुगतान संतुलन रिकॉर्ड होता है, किसका रिकॉर्ड होता है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। किसका होता है? किसी देश का शेष दुनिया के साथ सभी लेन देन का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल और ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? चार्टर 7 के अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र के अंग में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायशीता परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सारे आते हैं। तो मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेबी। तो सेबी से रिलेटेड है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो हमारा है। तो ये शेयर बाजार से रिलेटेड है। ऑप्शन बी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। व्हेन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज इंट्रोड्यूस, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब लागू की गई थी? तो ये अप्रैल 2000 में की गई थी, जिसका उद्देश्य नियंत्रण एवं मजबूरियों की विविधता, विश्वस्तरीयता, अवसंरचना का अभाव और एक अस्थिर वित्तीय व्यवस्था के कारण सामने आने वाली दिक्कतों का सामना करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 132, हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम डाटा इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय का डाटा यानी कि समंक का आकलन कौन करता है? तो ये आपका करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। लेकिन करंट में इसका जो विलय है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का 19 मई 2019 में विलय करके NSO बना दिया गया, जो अब राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर NSO अगर आपके ऑप्शन में होगा फिर आप वो लगाएंगे। द वर्ल्ड चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विश्व सभापति हैं। तो ये 2014 का क्वेश्चन था, तो इसके अकॉर्डिंग तो आ जाएगा मोहम्मद शाहिद आमिर खान। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अब थोड़ा सा कष्ट आप करेंगे। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। आप ये करेंगे कि वर्तमान में कौन है। वेयर इज़ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सिचुएटेड इन इंडिया। भारत में विश्व व्यापार केंद्र कहाँ पर है? भाई अगर इसकी बात करते हैं तो 22 विश्व व्यापार केंद्र हैं, जो नोएडा, मुंबई, चेन्नई और अलग अलग शहर में हैं। भारत में पहला विश्व व्यापार केंद्र मुंबई में हुआ था और आयोग ने इसका सही आंसर नोएडा माना है। तो भाई अब आप हमारे अकॉर्डिंग 1970 में विश्व व्यापार केंद्र पहला जो है वो मुंबई में खोला गया था, बाकी इसके अलग अलग हैं। तो ये आयोग ने वैसे इसका आंसर जो है वो नोएडा माना है, मेरे अकॉर्डिंग मुंबई है। इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज %% FDI इज परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन इंडिया। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? तो ये 100%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेबी। 12 अप्रैल 1992। बताओ भाई सेबी कब गठन कब हुआ था? और ऑप्शन बी शेयर मार्केट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। और 12 अप्रैल 1988 को गैर वैधानिक निकाय के रूप में गठित। बाद में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना एक संवैधानिक संस्था के रूप में हुई। तो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन आता है, विच सेज सिटी बिकेम द फर्स्ट ग्रीन सेज इन इंडिया। भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है? तो ये आपकी बनी है ऑप्शन बी कांडला। कौन सी है? कांडला बनी हुई है। कांडली सी सेज बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, द 2 कंट्रीज विच आर कनेक्टेड विद मैत्री सेतु ब्रिज से जुड़े हुए हैं कौन से 2 देश?
तो मैत्री सेतु पुल से भारत और बांग्लादेश जुड़े हुए हैं। मैत्री सेतु इस पुल का निर्माण फेनी नदी पर हुआ है जो भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होती है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? 1944 में इसकी स्थापना, इसका आधिकारिक नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट IBRD था। जब इसने पहली बार 1946 में परिचालन शुरू किया तो इसमें मात्र 38 सदस्य थे। अभी तो आपके अभी करंट में कितने, चलो काम करो बताओ इसमें कितने हैं। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर भी 44 एंड 45 में हुआ था, है ना, 45 में। अगला क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति मूल्यों में गिरावट का आशा करता है उसे कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति मूल्यों में गिरावट की आशा करता है उसे कहा जाता है बियरर, ठीक है ना, बियरर कहा जाता है। और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करके बेचता है वह मंदड़िया है, और यानी कि बियरस, है ना। और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं वो तेंजड़ यानी कि बुल्स उसे बोला जाता है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऋणी या उधार लेने वाले की साख क्षमता या उधार लौटाने वाले की क्षमता का निर्धारण करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो मानवीय विकास जो आपका HDI है वो UNDP के द्वारा पब्लिश होता है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक, तो निर्धनता के नीचे वाला नहीं आता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान सदस्य 1985 में हुई थी, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। चलो जल्दी से बताओ सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ये आपका सदस्य नहीं है ब्रिक्स, सऊदी नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो यहाँ पर आती है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित होती है? मैंने बताया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और ये अब अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा 1990 में बनाया गया था, जबकि ग्रीन इंडेक्स विश्व बैंक जारी करता है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना करी थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंसेस, 44 संबंधित देशों के 730 प्रतिनिधियों का सम्मेलन था। ब्रेटन वुड्स अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसने जो है जब संयुक्त राष्ट्र संघ WTO का संगठन संयुक्त राष्ट्र का 1945 में, WTO का 1995 में हुआ। तो यहाँ पर आपका एक तो IMF था और दूसरा था यहाँ पर IBRD यानी कि विश्व बैंक। सो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 150। निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? तो ब्रिक्स का इसमें भारत, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ा गया था 2010 में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साउथ अफ्रीका। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। सो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। कब हुआ था? 2000 में किया गया था। हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब विनिमय दर $1 = 60 रुपये से परिवर्तित होकर $1 58 रुपये हो जाती है तो इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब होता है कि रुपया मजबूत हो गया है, डॉलर कमज़ोर हो गया है। सो यहाँ पर आपका जो परफेक्ट होगा वो हो जाएगा 1। रुपया अधिमूल्यित हो गया है और डॉलर का मूल्य घट गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट?
तो निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर विदेशों में फार्मा कंपनी के द्वारा निर्गत जो बॉन्ड होता है वो अथवा स्टॉक क्रय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मेगा। मेगा इज रिलेटेड टू, सो मेगा इज रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की एक संस्था है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, 1988 में स्टैब्लिश हुआ। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड गिल्ट एज सिक्योरिटी। तो किससे कौन सी जो है गिल्ट एज सिक्योरिटी कहलाती है? सरकार के द्वारा जो जारी बॉन्ड होते हैं, यानी कि आपका सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज समटाइम क्रिटिसाइज फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट दैट। विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाय किसके? यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 जनवरी 1995 को गठित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। क्या है आपका? इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। ये बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है। यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है तथा उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, इसीलिए इसकी आलोचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इश्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किससे आवंटित किए जाते हैं? ये जो स्वेट इक्विटी होती है ना, ये कंपनी के कर्मचारियों को किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। विच वन इज करेक्ट अबाउट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? IMF की बात करते हैं, 1945 में स्थापित हुआ था, समझौते में अस्तित्व में आया था। मतलब 1944 ब्रिटेन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ उसमें डिक्लेरेशन होता है, फिर 1945 में गठित होता है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और यहाँ पर पूछा है कि क्या सही है? ये आपका सही होता है, सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, जो मेंबर्स होते हैं ना, इनको कर्ज देता है। In which year the SAARC summit for the first time was held in India? यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है दक्षेस। आंसर ए 1986 में। क्या हो जाएगा? 1986 में। In which year the International Labour Organization was established? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये स्थित है आपका हापुड़ में। कहाँ पर है? हापुड़ में। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। 7 से 8 दिसंबर 1985 में इसका गठन हुआ था। विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? 162 का आंसर करिएगा। 189 प्लस यहाँ पे आपके क्या है? सदस्य। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? ओपेक 1960 में गठित, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ'नील निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? ये एक अर्थशास्त्री रहे हैं। अर्थशास्त्र इनका यहाँ पर ध्यान रखना है। 2006 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक हुई थी उसके दौरान इसमें औपचारिक रूप से इनको औपचारिक रूप दिया गया था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? तो ये है आप लोगों का, कौन है? चाइना। ऑप्शन डी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगला था साफ्टा, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ था?
सो 1993 में हुआ था साफ्टा का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? सो ये करता है आपका सेवा क्षेत्रक। कौन सा है? सेवा क्षेत्रक, सर्विस सेक्टर। एक वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं कहलाता है मसाला बॉन्ड। क्या कहलाता है? मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये हमारे कौन थे? ऑप्शन आपका है महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर ऑल्सो नोन एज, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। सो इसको कहा जाता है क्षेत्र अर्थव्यवस्था, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स इकोनॉमीज। अगला क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज आर, इनकी विशेषताएं, चारित्रिक विशेषता क्या है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, पूंजी का अभाव, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक लोगों का लगे रहना, श्रम पूंजी अनुपात का कम होना। ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, बंद मतलब जहाँ ना तो आयात होता है ना निर्यात, कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की निश्चित भूमिका होती है, उसमें सरकार एवं निजी उद्यमी दोनों ही आर्थिक विकास में भाग लेते हैं, तो इसे बोला जाता है मिश्रित। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के पहले चरण को आरंभ किया गया था? सो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा सुसंगत है? तो देखो भाई, नीली क्रांति मछली से रिलेटेड है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो इंद्रधनुष क्रांति कृषि से, पीली क्रांति तिलहन से है, सिल्वर क्रांति फाइबर से है, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विच क्रॉप अमंग दीज ब्रिंग्स हाइट फॉरेन अर्निंग्स टू इंडिया, इनमें से किस उपज से भारत को विदेशों से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो ये है हमारा कौन सा? चाय। चाय आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? तो राइस का जो है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। सो 177 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्यों में दलहनों का बृहत्तम उत्पादक है? सो दलहनों का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? सो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, एमपी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस फसल में हुआ था? सो हरित क्रांति का जो प्रारंभ 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के प्रयास से वैश्विक स्तर पर शुरू हुआ, जिसे उन्हें क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। और भारत में 1967-68 के बीच में एमएस स्वामीनाथन के बीच में, तो भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन, गेहूं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स इज, सो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रथा पर आधारित जो मिट्टी को हरा कर देती है, उसके स्थान पर अन्य विकल्पों के अलावा पोषक तत्वों से समृद्ध पानी के घोल का यूज़ करती है। इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने, अत्यधिक दोहन और गहन खेती के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति को कम करने हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सॉइल लेस एग्रीकल्चर, मृदा रहित कृषि, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप ऑफ इंडिया? नगदी फसल नहीं है। गेहूं,
जो है वो खाद्यान्न है, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू या नकदी फसलें हैं। सो ऑप्शन डी। अगला आता है भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये आता है यहाँ पर चीनी का। कौन सा है? शुगर का। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेनेसी रिफॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? सो कौन सा नहीं है? काश्तकारी सुधार जिसमें लगान का नियमन, काश्तकार अधिकार की सुरक्षा, काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार। सो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं आता है? भूमि की चकबंदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कमीशंस फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस एट नेशनल लेवल पर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी 23 फसलों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है तो कौन सी ऑप्शन जलवायु परिवर्तन। सो यहाँ पर इन आयोग का जलवायु परिवर्तन था, लेकिन जो प्रभाव होता है वो मानवीय गतिविधियों का इफेक्ट है। तो यहाँ पर आप लोगों का वैसे आयोग ने ऑप्शन ए माना है, तो ऑप्शन ए। अगला है नेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकेम 100% ऑर्गेनिक एज ऑल फार्मिंग इज कैरीड आउट विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पर आप जल्दी से बताइएगा, वो है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बिल्कुल सही आंसर होगा। और जैविक राज्यों में आपका अगर बात करते हैं तो पहला राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? सो श्वेत क्रांति का जनक यहाँ पर मानते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ऑपरेशन फ्लड चलाया था, श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और राजस्थान के वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। सो यहाँ पर ये था आपका सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादक है? देखो भाई, उस समय तो MP था, और उसके बाद आपका राजस्थान, सॉरी उसके बाद अब महाराष्ट्र हो चुका है, और इसके बाद MP और राजस्थान का स्थान। तो अभी महाराष्ट्र है करंट में, लेकिन हम लगाते हैं 2006 के अकॉर्डिंग MP। लेकिन वर्तमान अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति से जुड़ा रहा था? MS स्वामीनाथन थे, ऑप्शन ए। मिश्रित खेती का अर्थ क्या होता है? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी आता है। सो इसीलिए अर्थ क्या है? तो यहाँ पर एक समय में दो फसल नहीं, उपरोक्त क्रम में अलग अलग फसलों को खाद्य और उर्वरकों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। मतलब मिश्रित में आता है फसलों के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। इसमें पशुपालन और फसलोत्पादन एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं। तो नन ऑफ इनमें से डी हो जाएगा। भारत में सीमांत जोत का आकार होता है, भारत में सीमांत जोत का आकार होता है 1 हेक्टेयर से कम, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? सो ये आपका मैक्सिन गेहूं व ड्वार्फ चावल की उच्च पैदावार। सो यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। सो भारतीय कृषि की विशेषता में क्या नहीं आता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन आएगा डी, क्या आ जाएगा? बड़े खेतों की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्राप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन महोदय को देते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है विविध से, द मेन थ्रस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977 वॉज। औद्योगिक नीति 1977 का मुख्य बल क्या था? सर्वोच्च प्राथमिकता देना लघु और कुटीर उद्योगों को। सो ऑप्शन सी, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऑप्शन हो जाएगा सी। विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस हैज़ कंटेम्पलेटेड अ मिक्स इकोनॉमी स्ट्रक्चर इन इंडिया। किस औद्योगिक नीति में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे पर विचार किया है?
उस समय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ये की गई थी 6 अगस्त 1948। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हु गेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस, कीमतों में वृद्धि के दौरान किसको लाभ होता है। सो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुद्रास्फीति का जो है ऋणदाता पर प्रतिकूल तथा ऋणी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ऋणदाता अपने रुपये किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति होने के कारण उसके रुपये का मूल्य कम हो जाता है। तो ऐसे में ऋणी को, किसको होगा यहाँ पे, ऋणी को हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइडेड USD 100 मिलियंस टू इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा संगठन है। ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो क्वेश्चन नंबर 200 आपके सामने है, प्रति व्यक्ति आय आपका इसमें शामिल नहीं होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर को शामिल किया जाता है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या है, देखते हैं चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑपरेटिव अंडर जल जीवन मिशन के तहत जो है वो किन किन कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो इसमें आपका जो है 2024 तक इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया था। हर घर जल, कौन सा था, हर घर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज रिलेटेड टू। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई। इस योजना के तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। सो ये लघु व्यवसाय, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, ऑप्शन बी। एज पर इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 द FDI सेलिंग लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन। बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI की अधिकतम सीमा है। 2021 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो है 49 से 74% बढ़ा दी गई। तो ऑप्शन हो जाएगा भाई सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज भारतीय योजना आयोग है एक। तो ये एक कैसा आयोग है, गैर संवैधानिक। ऑप्शन हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एडवाइजरी बॉडीज, हम इसे फिर बोलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर स्टार्टअप इंडियाज प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को कब शुरू किया गया, 16 जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया। कच्चे तेल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है। ये है आपका ऑप्शन डी, MP नहीं है ना। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, द राइटर ऑफ द बुक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक M विश्वेश्वरैया हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। एक इंजीनियर, राजनीतिज्ञ, 1934 में पुस्तक, और उन्हें देश की आय दुगुनी करने के उद्देश्य से एक 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज नरेगा लॉन्च। जो नरेगा है इसे कब लॉन्च किया गया। ये आपका हुआ था 2005 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द टैक्स रिफॉर्म्स इन 1991। ये थी आपकी ये RJ चलैया समिति। इसके साथ ही 1991 में गठित दूसरी समिति वित्तीय सुधार पर भी की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे M नरसिम्हा। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है। ये आपका है नीति आयोग। कौन सा है, नीति आयोग। ऑप्शन हो जाएगा ए। जिसमें आपका जिनमें जो ना ये जो पहल है भारत सरकार की, जिनमें कल्याणकारी योजना से एकीकृत बाल विकास योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एनीमिया मुक्त भारत, इन सभी को शामिल किया जा चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंडियन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास्ड।
तो ये 2013 में पास हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो ये हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था 2022 तक सभी ग्रामीणों में 100% पीने योग्य पानी पाइप जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो ये अभियान उन्होंने चलाया था। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, पंजाब। किसने करा था? पंजाब ने करा था, ऑप्शन बी। अगला था भारत में मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट है। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय जो थे वो वित्त मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव इन्होंने रखा था 6 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित थी। तो 91 जो आधारित थी, बहुत से चेंजेस इसमें हुए थे। उदारीकरण, निजीकरण, है ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय थे आपके ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया थे। अब जल्दी से बताइए वर्तमान में कौन है? थोड़ा काम तो आप लोग भी करो। किसे प्लास्टिक मनी जो है कहा जाता है? प्लास्टिक मनी से मतलब होता है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर होता है। इसका सबसे पहले आकलन 1956 में हुआ और आधार वर्ष 1948-49 को माना गया था, और ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। ये राजेंद्र नगर हैदराबाद में, यानी कि आंध्र प्रदेश में था आपका, और अभी हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला है कि निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशंस ऑफ कैपिटल पुस्तक का कौन लेखक है? 1956 में जो है सबसे पहले तो ऑप्शन ए यहाँ पर श्रीमती जॉन रॉबिन्स। यहाँ पर इसका भुगतान 1956 में हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने साधारण वृद्धि सैंपल ग्रोथ मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। सो यहाँ पर अगर बात करती हूँ 221, 1991 में आर्थिक सुधार ने देश की आर्थिक प्रगति का जो मार्ग है वो प्रस्तुत किया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इस आर्थिक सुधार के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतः प्रवाह बढ़ने के साथ साथ, यानी कि अंतः स्राव बढ़ा है यहाँ पर, साथ साथ विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि हुई है। तो विदेशी विनिमय कोष में भी वृद्धि हुई है। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी एंड सी, ऑप्शन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपसे पूछा गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को जो है तकनीकी रूप से अंतरिम बजट था, श्री R.K. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। और इन्होंने अपना दूसरा बजट जो पहला पूर्ण बजट था वो 28 फरवरी 1948 को पेश किया। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा सुनिएगा, तो इसके जो जॉन मथाई थे उन्होंने 2 बार बजट पेश किया, जिसमें पहला 28 फरवरी 1949, दूसरा 28 फरवरी 1950 में। तो नए संविधान के अंतर्गत भारतीय गणतंत्र का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था और अंतरिम में थे हमारे षणमुखम शेट्टी। तो यहाँ पर फिर हम लगाएंगे जॉन मथाई। ज्यामितीय माध्य भी प्रयोग किया जाता है। जो ज्यामितीय माध्य है वो प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित में से ज्ञात करने के लिए। तो ये माध्यमिकी का प्रयोग जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर सकल राष्ट्रीय GNP दोनों के निर्धारण के लिए होता है। तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे आप लोगों के 200+ क्वेश्चन। आई होप सो ये सारे के सारे सेशन आप लोगों की हेल्प करेंगे आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी, ना कल के एग्ज़ाम में बल्कि अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस आपके UKPSC के रिपीट होते हैं। तो आप इसे पूरा देख सकते हैं और
बाकी कमेंट करके बता सकते हैं सेशन कैसा लगा, और किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी। जो भी आपका डाउट है, डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।